गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डिके ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट पढ़ा था। तो दोनों का फॉर्मूला क्या था? ग्रोथ के लिए था I इक्वल टू ई बाई आर 1 टाउ, जहाँ टाउ का वैल्यू L बाई आर। और डिके के लिए करेंट क्या था? मैक्सिमम करेंट अगर I नॉट था तो I नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। जस्ट लाइक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वहां पर क्या था फॉर्मूला? Q इक्वल टू CE 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, और Q इक्वल टू Q नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ टाउ का मतलब CR, यहाँ टाउ LR। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट SI यूनिट सेकंड, SI यूनिट सेकंड। तो जैसा क्वेश्चन सारा यहाँ फ्रेम होता था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी फ्रेम होगा। और याद करो, मैंने यहाँ से कैपेसिटर में एनर्जी पूछा था, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। वैसे ही इंडक्टर में एनर्जी लिख सकते हैं, चार्जिंग और ग्रोथ एंड डिके के कोरस्पॉन्डिंग, और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ग्रोथ और डिके के कोरस्पॉन्डिंग। इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसा सीआर सर्किट में हुआ था। T इक्वल टू 0, ये टाइम एक्सिस, ये करेंट एक्सिस। मैक्सिमम करेंट I नॉट, और करेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है 1 टाइम कांस्टेंट पर। T इक्वल टू 0 पर करेंट मैक्सिमम, लॉन्ग टाइम पर करेंट ऑलमोस्ट 0, और 1 टाइम पीरियड पर T इक्वल टू टाउ, टाइम पीरियड नहीं सॉरी 1 टाइम कांस्टेंट, 1 टाइम कांस्टेंट पर करंट कितना? यहां से टाउ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 I नॉट E, और E का वैल्यू होता है 2.7। इसका वैल्यू पुट करोगे तो आएगा ये 1/E का वैल्यू 0.37। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 टाइम कांस्टेंट पर करेंट मैक्सिमम का 37%। 1 टाइम कांस्टेंट पर 0.37 ऑफ मैक्सिमम करेंट। तो जैसा ग्राफ सीआर सर्किट में होता था वैसा ही ग्राफ एलआर सर्किट में, चाहे वो चार्जिंग का ग्रोथ का केस हो या डिके का केस हो। अब वहां भी एक क्वेश्चन, सीआर सर्किट में एक क्वेश्चन करते थे कि चार्जिंग के केस में 99% कैपेसिटर पर चार्ज हो, उसमें कितना टाइम लगेगा? वैसे यहाँ ग्रोथ के केस में बैटरी है, इंडक्टर है, रेसिस्टेंस है। तो इंडक्टर में एनर्जी क्या वहां पर पढ़ते थे? चार्ज बोलते थे। कैपेसिटर पर चार्ज 99% हो जाए, वैसे यहाँ बोलेंगे इंडक्टर में करेंट 99% हो जाए। इंडक्टर में करेंट 99% हो जाए तो 99% होने में टाइम कितना लगेगा? तो 99% होने में, यानी कि अगर इनिशियल करेंट जो कि E बाई आर होता है T इक्वल टू 0 पर, करेंट एट T इक्वल टू 0 पर E बाई आर, इसको I नॉट भी लेट कर सकते हैं।
तो आई कैसे लिख रहे थे हम लोग, आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ग्रोथ ऑफ करेंट के केस में। तो ये अपने को 99% हो जाए करेंट टाइम के फंक्शन में। ये 99% होने में टाइम कितना लगेगा, तो इसका 99% मैक्सिमम का 99, ये 99% किसका, मैक्सिमम का। तो बोल सकते हैं क्वेश्चन ऐसे दे देगा, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा मैं, फाइंड टी एट विच आई इक्वल टू 99% ऑफ आई नॉट, मैक्सिमम का 99% हो जाए। तो आई को बोल सकते हैं 0.99 आई नॉट, और ये कितना, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ लॉग लेंगे, एग्जैक्टली सीआर सर्किट जैसा, कुछ नया नहीं है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई टाउ एल एन ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 ln 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्वांटिटी इसका बेस ई है, तो ये क्वांटिटी बन जाएगा 1, टी बाई टाउ इक्वल टू 2 ln 10। इसका वैल्यू 10, इसका बेस 10 करने के लिए, इसका बेस 10 करेंगे तो 2 इंटू 2.303 लॉग, इसका वैल्यू 1, लॉग 10 बेस 10, तो t इक्वल टू कितना 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 6064 टाउ, टाउ की जगह मैं L/R भी कर सकता हूँ। अगर L का वैल्यू पता हो, R का वैल्यू पता हो, SI में रखना है, हो सकता है ये मिली हेनरी में हो, तो इसको हेनरी में रखेंगे, और इसको ओम में, तो ये सेकंड में आएगा वैल्यू। तो जैसे हम लोग सीआर सर्किट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ भी। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, सपोज कोई चार्जिंग ऑफ एलआर सर्किट हो, इसके लिए एक रेसिस्टेंस होना चाहिए, एक इंडक्टर होना चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए। तुमसे बोल दे एक टाइम पीरियड में बैटरी से कितना चार्ज पास किया, फाइंड चार्ज पास थ्रू द बैटरी in one time constant means tau। तो सर्किट का करंट तो हम लोग जानते हैं लिखना, ग्रोथ ऑफ करंट है, तो आई इक्वल टू कितना, आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां आई नॉट का वैल्यू क्या, ई बाई आर, वैसे लिख देता हूं। चार्ज निकालना था, तो चार्ज कैसे लिखेंगे, आई को लिख सकते हैं dq अपॉन dt,
चार्ज निकालना था, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ई बाई आर कॉन्स्टेंट था, टी इक्वल टू 0 पर कोई चार्ज नहीं था, करेंट ही 0 था तो चार्ज भी 0 होगा। टी टाइम पर चार्ज क्यू, इधर से क्यू आएगा ई बाई आर। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है t के साथ, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के साथ कांस्टेंट क्या है -1/τ, इससे डिवाइड करेंगे। ये इंटीग्रेशन हो गया। एक टाइम कांस्टेंट पर पूछ रहा था, एक टाइम कांस्टेंट पर चार्ज। ई बाई आर लिमिट पुट करेंगे तो टी पुट करेंगे, टाउ पुट करेंगे, टाउ पुट करेंगे तो टाउ माइनस, यहां से ई का पावर -1 और ये टाउ ऊपर चला जाएगा, ये प्लस टाउ ई का पावर -1। ये तो अपर लिमिट से हुआ, माइनस लोअर लिमिट से 0 और यहां 0 पुट करेंगे तो ई का पावर 0 1 तो सिर्फ क्या बन जाएगा, यहां से 0 माइनस, ये तो टाउ ऊपर जाएगा, टाउ ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस था, टाउ ऊपर गया और टी के जगह 0 तो ई का पावर 0, ई बाई आर टाउ प्लस टाउ माइनस ई का पावर 0 1, यानी कि -τ। ये क्या बनेगा अपना, ई बाई आर, टाउ के जगह एल बाई आर लिख सकते हैं, और ये 1/e, तो क्या हो जाएगा अपना ई एल बाई आर स्क्वायर ई, तुम्हें दिख रहा है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ई एल बाई आर स्क्वायर ई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू रखना हो तो ई का वैल्यू दिया रहेगा, एल का वैल्यू दिया रहेगा एसआई में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मिली हेनरी में अगर हो तो इसको हेनरी में कन्वर्ट करना, और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू 1/e के जगह हम लोग पहले से जानते हैं 0.37 होता है, तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे 0.37 EL अपॉन आर स्क्वायर। और सब कुछ एसआई में रखेंगे तो इसका यूनिट कूलाम। कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो इंडक्टर के अक्रॉस ग्रोथ के केस में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने को लिखना हो, जैसे कैपेसिटर के क्रॉस लिख रहे थे सीआर सर्किट में, तो कैसे लिखेंगे, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इसी को मैं वीवी लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे लिखूंगा, याद करो -LdI/dt लिख रहे थे हम लोग,
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को मैं V लिख देता हूं। I की जगह ग्रोथ का केस है, ग्रोथ का केस है तो ग्रोथ वाला करंट, डिके वाला केस होता तो डिके का करंट लिखता। तो कितना लिखूंगा मैं, L d/dt, I की जगह I0 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई टाउ। I0 कांस्टेंट है, वन का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का मल्टीप्लायर है -1/टाउ, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कॉमन होकर के, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L I0 का वैल्यू E/R है, I0 का वैल्यू E/R, और ये टाउ नीचे, टाउ का वैल्यू भी देख सकते हैं, एक बार रख देता हूं मैं, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है तो माइनस साइन, जब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो माइनस साइन हटा देंगे, माइनस L I0 टाउ की जगह L/R e का पावर माइनस t बाई टाउ, L से L कैंसिल, I0 R, देख लो डायमेंशनली V इक्वल टू IR, मैक्सिमम करेंट इंटू R रेसिस्टेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम करेंट इंटू रेसिस्टेंस e का पावर माइनस t बाई टाउ, इसको मैं V0 भी लिख सकता हूं। तो याद रखने का तरीका भी है, V इक्वल टू V0 e का पावर माइनस t बाई टाउ, जहां V0 क्या, मैक्सिमम करेंट इंटू रेसिस्टेंस, और ये कितना है, ये किसके बराबर है, E के बराबर, बैटरी के EMF के बराबर, तो इसको V0 बोलो, और V0 कितना है, E के बराबर। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, वैसे इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ करेंट है तो एनर्जी भी वैरी करेगा, तो टाइम डिपेंडेंट एनर्जी आएगा, वो टाइम डिपेंडेंट एनर्जी इंडक्टर में लिखने जा रहे हैं। यहां पर मैंने माइनस साइन नहीं लिखा है क्योंकि अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा या ये भी पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अभी ये क्या है, अभी ये ग्रोथ का केस है, तो करंट ग्रोथ कर रहा है तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल बनने जा रहा है, ये निगेटिव, तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस बनेगा पॉजिटिव, दिस माइनस दिस बनेगा निगेटिव। अब एनर्जी लिख रहा हूं मैं इंडक्टर में, तो इंडक्टर में एनर्जी कैसे लिखते हैं, U इक्वल टू हाफ L/I²। टाइम डिपेंडेंट करंट लिखेंगे तो टाइम डिपेंडेंट एनर्जी आएगा, हाफ L/I के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, I0 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई टाउ, जहां I0 E/R,
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, U इक्वल टू यू नॉट इनिशियल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी होगा, मैक्सिमम करंट का कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई टाइम दे दे, किसी टाइम पर एनर्जी पूछ रहा हो, इंडक्टेंस दे दे, ईएमएफ दे दे, रेसिस्टेंस दे दे, ईएमएफ और रेसिस्टेंस से आई नॉट फाइंड कर लेंगे, एल दिया हुआ रहेगा, टाउ फाइंड कर लेंगे, टी दिया हुआ रहेगा, किसी टाइम टी पर एनर्जी स्टोर लिख लेंगे। या ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद इंडक्टर में एनर्जी इनिशियल का हाफ हो जाएगा, ये तो हाफ एनर्जी मतलब यू नॉट बाई टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से टी फाइंड कर लेंगे, जैसा कि मैंने याद करो कैपेसिटर में भी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो करीब करीब क्वेश्चन सेम ही बनते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कि अगर इंडक्टर में वो टाइम बताओ जिस टाइम पर इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का हाफ एनर्जी स्टोर होगा, यानी कि ये इस सिचुएशन के लिए टाइम फाइंड कर लेना। अगर अपने को पावर फाइंड करने के लिए पूछ दे कि इंडक्टर में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो पावर कितना, तो पावर क्या होता है, du अपॉन dt। तो पहले तो हम लोग u लिख लेंगे और u को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अपने को पावर अक्रॉस इंडक्टर मिल जाएगा। तो मैं इंडक्टर के अक्रॉस पावर लिख रहा हूं, तो u हम लोग लिखना सीख गए, u इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। लेकिन याद रहे ये ग्रोथ के केस में, डीके के केस में कैसा हो जाएगा, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसा बन जाएगा। ये डीके के केस में, सॉरी डीके नहीं बोलेंगे, हाँ ग्रोथ ऑफ करेंट, हाँ डीके ऑफ करेंट, करेंट का डीके, करेंट का ग्रोथ के केस में एनर्जी। तो यहां से पावर हम लोग लिखते हैं, तो पावर कैसे लिखेंगे, डी यू अपॉन डी टी, हेडिंग भी लिख सकते हो, पावर प्रोड्यूस्ड across इंडक्टर। डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना चेन रूल से करते हैं, तो इतना का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इतना का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा अपना, यू नॉट पावर को बाहर करेंगे, टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही, और कांस्टेंट
यहां से क्या बन जाएगा, पावर 2u0 माइनस माइनस प्लस टाउ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हो गया पावर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में क्या होगा, ये लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ करंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ग्रोथ ऑफ करंट भी बोल सकता है, नहीं तो ईएमएफ एल आर, ये सर्किट है, मतलब ग्रोथ ऑफ करंट वाला सर्किट है। तो इस केस में तुमसे पूछ देगा कि फाइंड मैक्सिमम रेट, फाइंड मैक्सिमम रेट at which the energy is stored, the energy is stored in the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के अंदर होता है, मतलब इंडक्टर की एनर्जी बोल रहा है। किस मैक्सिमम रेट से, किस मैक्सिमम रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड होने का रेट पूछ रहा है, मैक्सिमम रेट, एनर्जी स्टोर्ड होने का मैक्सिमम रेट, एनर्जी स्टोर्ड होने का मैक्सिमम रेट ये पूछ रहा है, मतलब पी मैक्सिमम पूछ रहा है, पी मैक्स। फाइंड मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड होने का मैक्सिमम रेट पी मैक्स, पी मैक्स पूछ रहा है। तो पी टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं कौन सा टाइम पुट करूं कि पी मैक्स मिले, ये बात क्लियर होना चाहिए। पी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा, पी टाइम डिपेंडेंट है, तो जाहिर है किसी पर्टिकुलर टाइम पर पी मैक्सिमम होगा, वो पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकाल करके वो टाइम पुट कर देंगे तो पी मैक्स मिलेगा अपने को। तो वही करने जा रहे हैं हम लोग। क्या फाइंड करना, ये क्लियर हो गया, पी मैक्स। इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये मैथमेटिक्स आता होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब कौन सा टाइम पुट करे कि पी मैक्स, तो ये पता नहीं चल पा रहा। अगर ऐसा होता तो बहुत आसानी से मैं बता देता, ये वाला क्वांटिटी ऐसा होता तो। लेकिन इस कंडीशन में मैं कौन सा टाइम पुट करूं कि पी मैक्स हो, अपने को नहीं पता चल रहा है। और जहां पर नहीं पता चले वहां पर मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हैं हम लोग। तो क्या करता हूं मैं, मैक्सिमा मिनिमा तो डीपी अपॉन dt फाइंड करता हूं। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही हो जाएगा, और कांस्टेंट बाहर करेंगे -1/τ, माइनस यहां से
ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ और इसका कांस्टेंट माइनस 2 बाई टाउ। कैसा सिचुएशन बनेगा? टाउ टाउ बाहर कर लेता हूं, दोनों का माइनस भी नहीं करता, माइनस कॉमन, यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये वाला पहले कर देता हूँ, ये बाद वाला करता हूँ। ई का पावर 2 ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ माइनस ई का पावर माइनस t बाई टाउ, ये हो जाएगा सिचुएशन। ये टाउ स्क्वायर पहले से था, एक टाउ और आया। अब p का मैक्सिमम वैल्यू हो, उसके लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p dp अपॉन dt इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई ये 0 मतलब ये 0 और ये 0, इसका मतलब ये 0, दिस इक्वल टू 0, इसको इस राइट साइड भेजेंगे तो दिस इक्वल टू 0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 2 ई का पावर माइनस t बाई टाउ। मैं क्या करता हूं, ई का पावर माइनस t बाई टाउ कॉमन कर लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा? 2 ई का पावर माइनस t बाई टाउ माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? एक बार यहां से दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं? ई का पावर माइनस t बाई टाउ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई t टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ये पहले भी किया हुआ है, देख लेना तुम। इसको 0 करूंगा, t बाई टाउ माइनस 1 इक्वल टू 0, ई का पावर माइनस t बाई टाउ इक्वल टू हाफ। ओह, ये वाला वैल्यू मैंने मिटा दिया। यहां से लॉग लूंगा, ln माइनस t बाई टाउ ln e इक्वल टू ln हाफ, ln 1 माइनस ln 2, ये तो 1 है। ln 1 log 1 का वैल्यू 0, बेस कुछ भी हो 1 का वैल्यू 0, माइनस t बाई टाउ इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ln 2 का वैल्यू पता है 0.693 होता है, माइनस 0.693, t का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 0.693 टाउ। यही टाइम पावर वाला जो एक्सप्रेशन में आया था, जो भी आया होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, 2u0 ऐसे करके ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ करके जो भी आया था, पावर का जो एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन में t का वैल्यू रख देंगे तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस मिल जाएगा इंडक्टर के क्रॉस। तो ये टाइम पावर वाले में रख देंगे तो p मैक्स मिल जाएगा। p मैक्स इक्वल टू p एट टाइम t इक्वल टू, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, टाउ ln 2। इस टाइम पर पावर लिख दो जो कि मैक्सिमम पावर मिलेगा।
तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन, ग्रोथ और डीके के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, एसी वर्मा में दिया हुआ है लास्ट में 8-10 क्वेश्चन, वो सारे सॉल्व कर लो। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? याद करो सेल्फ इंडक्शन कैसे एक्सप्लेन किया था। किसी कंडक्टिंग लूप में करंट, किसी कंडक्टिंग लूप में अगर करंट चेंज करेंगे तो उस कंडक्टिंग लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज करेगा। करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा फ्लक्स चेंज करेगा। तो इस कंडक्टिंग लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज करेगा जब करंट चेंज करेंगे, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। खुद के करंट चेंज होने के कारण इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, इसी फिनोमिनन को बोल रहे थे हम लोग सेल्फ इंडक्शन। खुद के कारण प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ, इसीलिए सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल में क्या होता है, दो कंडक्टिंग लूप होते हैं, दो कंडक्टिंग लूप, दोनों सपोज कोएक्सियली रखा हुआ है। ये वाला पोर्शन इनवर्ड है, ये करंट इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इसका, मैं इसी कंडक्टिंग लूप के कोएक्सियल एक और कंडक्टिंग लूप लेता हूं। ये लूप 1 है, कंडक्टिंग लूप। इसी कंडक्टिंग लूप के कोएक्सियल में एक और कंडक्टिंग लूप लिया। ये वाला पोर्शन बाहर वाला पोर्शन है। इस कंडक्टिंग लूप में करंट है, तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टिंग लूप से पास कर रहा है, तो इस कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स मिलेगा अपने को। अगर मैं ये करंट चेंज करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा। इससे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। करंट इसमें चेंज कर रहे हैं और ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। एक में करंट चेंज होने के कारण दूसरे में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यही मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, डायग्राम तुम्हारा यही है,
स्टेटमेंट के बाद डायग्राम बना लेना, सेम डायग्राम। मैं डायग्राम को रब कर रहा हूं। कंसीडर टू conducting loop placed coaxially. If there is a current in a loop, then there will be magnetic flux through second loop. If current in the first loop changes, then magnetic flux through second loop changes, and hence EMF induced in the second loop the EMF induced in the second loop, इसको ऐसे करके लिखता हूं, the phenomenon of EMF induced in the second loop due to change in current of first loop is called mutual induction. पहले में करंट चेंज करवाएं तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। फिर से थोड़ा डायग्राम को दिखा देता हूं। इसमें मैंने क्या किया था, करंट दिया था और इसमें मुझे ईएमएफ प्रोड्यूस मिला था। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो इससे जो फ्लक्स है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इस मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पर डिपेंड करता है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इसका फ्लक्स इससे फ्लक्स इस करंट पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड लूप से फ्लक्स फर्स्ट के करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं
इसका फर्स्ट लूप मैं बोल रहा था, लिख भी सकते हो फर्स्ट लूप। यहाँ से अगर दिक्कत हो तो इसको फर्स्ट लूप बोल दो, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप। EMF induced in the second loop, EMF induced in the second loop is, sorry, EMF नहीं बोलूँगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स through second loop is directly proportional to current in the first loop. Magnetic flux through second loop is directly proportional to current through first loop. कुछ proportionality constant देंगे, proportionality constant M I, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कांस्टेंट को म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ऑफ द टू कॉइल्स। याद करो सेल्फ इंडक्शन में भी ऐसा ही लिखा था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L दिया था, बस इतना ही का फर्क था। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कॉइल का है वो दोनों कॉइल पर डिपेंड करेगा। कॉइल बोलो या लूप बोलो, मैंने लूप लिखा था तो यहां लूप ही लिखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लूप्स। अब देखो तो इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एम तो कांस्टेंट है। अच्छा पहले यहां पर मैं यूनिट एंड डायमेंशन में बात कर लेता हूं। याद करो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे लिखा था, सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेशन ऐसा लिखा था। तो जो एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का था वही एसआई यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा। जो डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस का था वही डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा। तो एसआई यूनिट और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड करता था शेप, साइज और मीडियम पर, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स या टू लूप्स डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मीडियम। तो यूनिट, डायमेंशन और डिपेंडेंसी सेम ही है, कुछ नया नहीं है। तो यहां पर मैं लिख नहीं रहा कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। जैसे यहां किए थे वैसे ही यहां करेंगे। अब मैं आगे लिख रहा हूं, मुझे ईएमएफ फाइंड करना है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। एम तो कांस्टेंट था, ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस एम डी आई बाई डी टी। याद करो सेल्फ इंडक्शन में कैसा था ईएमएफ,
देख लो करंट चेंज होगा, पहले में करंट चेंज होगा, यहां पर तो सेम के लिए था, पहले में करंट चेंज होगा तो दूसरे में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर पहले में करंट कांस्टेंट कर दिए तो दूसरे में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मैं तुम्हें दो सोलेनोइड, दो कोएक्सियल सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। दो कोएक्सियल सोलेनोइड से इनर वाले का रेडियस R1, आउटर वाले का रेडियस R2। करंट इनर वाले में दो या आउटर वाले में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा टू कॉइल्स का वो सेम मिलेगा। तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी मैं आउटर वाले में करंट देता हूं और मैं इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करता हूं। इस वाले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2। इनर वाले का लेंथ, इसका मैं लेंथ ले रहा हूं L लेंथ का, इसका मैं L लेंथ ले रहा हूं। तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा सोलेनोइड के अंदर, म्यू नॉट N2I पूरे में, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट N2I। बड़े वाले में मैंने करंट दिया था, छोटे वाले से बड़े वाले का करंट दिया, छोटे वाले में फ्लक्स देखूंगा। तो एक टर्न से फ्लक्स कितना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ, ईच टर्न ऑफ, इसका नाम दे देता हूं ए बी, ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड बी, बी सोलेनोइड से कितना होगा, इज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर। स्मॉलर वाले का रेडियस R1 था। एक टर्न से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, तो कितना टर्न है, यूनिट लेंथ में N1 टर्न, L लेंथ में, यूनिट टर्न में, यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ में N1 टर्न, L लेंथ में इतना टर्न, एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, बी कितना,
अब यहाँ से इसको अरेंज करता हूँ, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I फाई इक्वल टू M, फाई इक्वल टू MI। M कितना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। अब ध्यान देना, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉलर सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ लार्जर सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ स्मॉलर सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ स्मॉलर सोलेनॉइड। जब करंट मैं इनर वाले में दूंगा, करंट मैं इनर वाले में दूंगा और बाहर वाले से फ्लक्स देखूंगा, तो जब मैं इनर वाले में करंट दूंगा तो इतना में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो तो इनर वाले सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब मैं फ्लक्स बाहर वाले से लिखूंगा, बाहर वाले से फ्लक्स लिखूंगा, तो देखो तो मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो R1 रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा फ्लक्स। ये ध्यान दो, जो मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉलर रेडियस वाले में दिया करंट में स्मॉलर रेडियस में दिया और बाहर वाले से फ्लक्स देख रहा हूं बड़े वाले से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में होगा। और बाहर वाले से मैं फ्लक्स देखूंगा तो फ्लक्स के लिए जो एरिया यूज होगा वो अंदर वाला ही यूज होगा, क्योंकि पूरे एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, मुझे इतना ही से फ्लक्स मिलेगा, यानी कि R1 रेडियस से ही फ्लक्स मिलेगा। तो चेंजिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, अंदर वाले में दिया था तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनता और फ्लक्स जो लिखता उसके लिए जो रेडियस यूज होता वो छोटा वाला ही यूज होता। फ्लक्स लिखना है बड़े वाले से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इतना ही रीजन में है तो इसी रेडियस का यूज करेंगे, तो यही चीज रह जाएगा। अब रहा बात, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर वाले के सारे टर्न से लिखना था, तो जो लेंथ हम स्मॉलर वाले के लिए L बोल रहे थे, अभी पहले वाले केस के लिए स्मॉलर के लिए जो L बोल रहे थे, अब बड़े वाले के लिए L लेंथ यूज करेंगे। L लेंथ जो R1 के लिए रेडियस वाले के लिए यूज कर रहे थे, अब L लेंथ R2 वाले रेडियस को कॉरेस्पॉन्डिंग यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना था N2, तो L लेंथ में कितना टर्न्स N2L, और एक टर्न से यही फ्लक्स था, जहां B क्या था, और इसको अरेंज करोगे तो यही चीज मिलेगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम बाहर वाले में करंट दो, अंदर वाले से फ्लक्स देखो, या अंदर वाले में करंट दो, बाहर वाले से फ्लक्स देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर। लेंथ किसका, जिसमें करंट दे रहे हैं उसका नहीं, दूसरे वाले का। रेडियस किसका, अंदर वाले का रेडियस, चाहे करंट अंदर वाले में दे या बाहर वाले में दे। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा दो सोलेनॉइड का। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स का क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल्स किस शेप में हैं, कैसे रखे हुए हैं।
तो ये तो मैंने 2 सोलेनॉइड के लिए दिखाया। अब डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना होता है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में यही बताऊंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स के लिए कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।